अभिनय जो है प्रत्येक प्रोफेशन में बहुत आवश्यक है। आप आईएएस बनेंगे, आप आपके क्या बोलते हैं नेता बनेंगे, नेता को तो चाहिए ही सबसे बड़ा। अभिनेता को उतना अभिनय नहीं करना पड़ता था, लेकिन नेताओं को बड़ा अभिनय करना पड़ता है। एक पार्टी से दूसरी पार्टी और तीसरी पार्टी में जब स्विच ओवर करते हैं तो कई तरह के अभिनय करने पड़ते हैं साहब। तो ये अभिनय को आप इस तरीके से मत लीजिए कि मैं अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहता हूं, अभिनय करना है तो मेरा ये एडवाइस है आप सब लोगों को, आप जिस भी प्रोफेशन में जो भी एजुकेशन ले रहे हैं उसी में रहें और उसी से अपने कैरियर को बनाएं और अभिनय को वहां इस्तेमाल करें। शाम के वक्त अपना शौकिया रंग कर्म करें आप। आजकल तो हर जगह छोटी छोटी शूटिंग होने लगी है। कभी अगर मान लीजिए इतना आपको उबाल आ रहा है एक्टिंग का तो आप वहां खत्म कर सकते हैं, और अगर बहुत ही ज्यादा आपको उबाल आ रहा है तो एक मरतबा बंबई जाके आप 1 महीना रह के आए, आपको सारे सारे शौक पूरे हो जाएंगे आपके। मुझे मेरे एक साथी कवि की पंक्तियां याद आ रही हैं कि रंगमंच है सारी दुनिया, हर घटना केवल नाटक है, किरदारों की दौड़ अधिकतम मुस्कानों से आंसू तक है। जश्न अल्फाज के साहित्यिक संवाद कार्यक्रम गुफ्तार में मैं शिवाजी राय आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ श्री राजीव वर्मा जी उपस्थित हैं। सर किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपने सभी ने उन्हें फिल्मों में, धारावाहिकों में और आजकल यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत देखा हुआ है और बहुत चर्चित व्यक्ति सर का है। तो मैं सर आपका जश्न अल्फाज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर के बारे में हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि सर का जो ताल्लुक है वो भोपाल से है, होशंगाबाद से है, मंडीदीप से है। तो सर ऐसे क्षेत्र से जहां से फिल्मों में ज्यादा लोग नहीं जाते, खासकर उस दौर में, आजकल तो बहुत बड़ा कैनवस हो गया है कि हमारे यहाँ भी बहुत फिल्में बन रही हैं। उस दौर में मंडीदीप या भोपाल से निकलकर मुंबई तक की यात्रा और एक छोटे क्षेत्र से, छोटे शहर से जाके मुंबई में बड़े पर्दे पर छा जाने तक की ये जो यात्रा है, कैसे शुरू हुई सर? मेरा ख्याल में इस यात्रा के बारे में तो सबने पढ़ा होगा और ऐसी कोई खास नहीं है। मेरा बम्बई में जो भी पहुंचता है जी, किसी भी कलाकार को ले लो भोपाल बम्बई में, वो सारे छोटे शहर से ही जाते हैं और उन्हीं छोटे शहरों के लोगों से मिलकर बम्बई एक बड़ा शहर बन गया जी। और बम्बई का नाम ही या बम्बई का जो एक ग्लैमर है बम्बई का, वो बम्बई से अगर ये इंडस्ट्री निकल जाएगी तो बम्बई बम्बई नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक आम तरीके का इंडस्ट्रियल टाउन बन जाएगा। बहरहाल शुरुआत तो गांव से होती है। गांव रहने वाले तो हम लोग भोपाल के ही हैं। भोपाल के पास गांव है छोटा सा, छोटा क्या अभी तो गांव रहा ही नहीं, वो खत्म ही हो गया, अब तो इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, वो भी बहुत बड़ा। वहां से शुरुआत होती है और होशंगाबाद चूंकि पिताजी थे तो जन्म वहां हुआ हमारा, और फिर उसके बाद भोपाल शिफ्ट हो गए। 1-2 साल के थे हम तब आ गए थे। और यहाँ जैसा स्कूल कॉलेज में होता है और रामलीला देखकर होता है, उस तरीके से ये एक लोकप्रिय होने की जो चाहत प्रत्येक व्यक्ति के मन में होती है जी। वैसी चाहत बचपन में हमारे भी कि भाई लोग इस तरीके से पहचानते हैं, क्योंकि मंच पे अगर आप नाचते गाते हैं या कुछ भी जो भी करते हैं तो लोकप्रियता जो है आपको वैसे भी मिलती है। तो उस प्रकार से एक मन में चाहत थी कि स्टेज जो है एक सबसे बड़ा आसान जरिया है लोकप्रियता होने का, लोकप्रिय होने का और लोग में जाना पहचाना। तो यूं शुरू हुई थी। बाद में धीरे धीरे स्कूल कॉलेज और फिर उसके बाद आकाशवाणी, फिर आकाशवाणी से दूरदर्शन और सिनेमा, मंच तो था ही साथ में। तो यूं शुरुआत हुई जी। बहुत अच्छा सर, जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने जाना कि आप एक समय पे सरकारी नौकरी भी कर रहे थे और साथ ही साथ रंगकर में भी काफी अच्छे खासे आप सक्रिय थे। तो अपने पैशन और प्रोफेशन के बीच में ये जो सामंजस्य है, ये आप किस तरह बिठाते थे उस दौर में? उस समय तो क्या था कि ये पैशन जिसको बोलते हैं ना हॉबी, शौक की तरह शुरुआत होती है। हर एक यंग जो है जवान
लोग हैं उनके मन में कोई ना कोई शौक तो रहता है। पढ़ने का शौक होता है, गाने का शौक होता है, पेंटिंग का शौक होता है, जैसे मेरी पेंटिंग बना के दी। जी ऐसे कई तरह के शौक होते हैं। तो ये भी एक शौक था, शाम को इकट्ठे होते थे, क्या करें, खेलना कूदना तो चलता ही था, उसके साथ ये स्टेज की जो एक्टिविटीज थी, जी ये शौक लग गया। जी और वो शौक धीरे धीरे पैशन भी बन गया, और फिर बाद में एक वक्त ये आया कि अपना प्रोफेशन भी बन गया था। और प्रोफेशन के बाद अब फिर वापस आप लोगों के साथ अच्छा। बातचीत करने के लिए हाजिर होगा। आप रंगमंच पे पहले से काफी सक्रिय थे, उसके बाद आप धारावाहिकों में आए, और धारावाहिकों के बाद आपको बड़े पर्दे पर जो पहचान मिली सर, वो मैंने प्यार किया फिल्म से मिली। तो मैं और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये जो फिल्म है, फिल्मों में आपके सफर की शुरुआत किस तरह हुई? क्या ये अनायास था, या आपने ऑडिशंस वगैरह दिए, प्रयास किए, स्ट्रगल जैसे आजकल यहाँ से पहुंच के लोग करते हैं, वैसा कुछ था? नहीं, स्ट्रगल जैसा तो कुछ नहीं था। जी मैं तो अपनी प्रोफेशन, जो मेरा पैशन भी, आर्किटेक्चर मेरा पैशन भी जी है और प्रोफेशन भी था उस वक्त, और ये सिर्फ पैशन था। तो ये करते 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 बीच में क्योंकि उस वक्त एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, तो उस पर नए नए चीजें लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, और अच्छे सीरियल्स आते थे, सामाजिक और शिक्षा पर जो एक नीतियां हैं उन पर लेकर। जी तो एक एजुकेशन सिस्टम पे जो सीरियल बन रहा था, उसमें मुझे एक किरदार मिला। किरदार क्या, सेंट्रल कैरेक्टर ही था प्रिंसिपल का, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति इस प्रिंसिपल का सेंट्रल किरदार करे जिसकी कोई पहचान ना हो, ना पहले से जाना अदरवाइज पहचाना। पहले से क्या होता है हमारी फिल्मों में, अगर मान लीजिए हीरो जाने पहचाने जो होते हैं, उनमें से किसी का प्रिंसिपल बन जाना, अगर बनाते उसको, तो वो प्रिंसिपल कम लगता, वो हीरो हीरो ज्यादा ज्यादा, लगता है। उसके साथ हीरोइन भी निश्चित चाहिए ना। निश्चित खैर यहाँ हीरोइन तो नहीं थी, लेकिन विलन जरूर था। विलन जैसे उस वक्त का, अगर मुझे याद है तो उसका नाम शायद चुनौती। चुनौती। जी हाँ। तो इस तरीके से वो मिला। और आज तो 100, 150, 1000 एपिसोड हो जाते हैं और लोगों की पहचान नहीं बनती, लेकिन उस वक्त क्योंकि एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, और उसमें वो खास तौर से यूथ, हमारी फिल्मों को हिट करने का या हमारे सीरियल्स या वेब सीरीज को हिट करने का सबसे बड़ा जो योगदान रहता है वो यूथ का रहता है, यंगस्टर्स का रहता है। तो वो यंगस्टर्स तो सारे कॉलेज वाले थे बच्चे, और कॉलेज के साथ साथ ना शिक्षक जो हुआ करते थे वो भी काफी प्रभावित हुए, क्योंकि उस वक्त मेरे ख्याल में पढ़ाना जो था, ये आपके नौकरी में सबसे आखिरी वाला, कि भाई कुछ नहीं तो हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अब नहीं है। अब देखिए एजुकेशन में भी कितनी अच्छी तनख्वाहें हो गई हैं, कितने अच्छे स्टेटस हो गए हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, कॉलेजेस हर तरह के खुल गए हैं। उस वक्त मुझे याद है कि जब हमारा कॉलेज में एडमिशन हुआ था यहाँ भोपाल में, एमएस में, तो मध्य प्रदेश में पूरे 7 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे। मध्य प्रदेश मतलब आपका जो छत्तीसगढ़ है उसको और मध्य प्रदेश को मिला है। और आज जो है भोपाल जैसे शहर में मेरा ख्याल में 50-55 से ऊपर ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगे, और दूसरी विधाओं में तो हो ही गए। पहले तो 3 ही होती थी मेरा ख्याल में, इंजीनियर बन जाइए, वकील बन जाइए, या फिर वो डॉक्टर बन जाएंगे। अभी तो देखिए कितने न्यूज खुल गए। तो ये वो दौर था जब एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहुत सोच चल रही थी, बहुत विचार चल रहे थे कि कैसे इसको सुधारा जाए, कैसे। तो ये हमारी जो चुनौती जो था, इसने ऐसा कहते हैं कि इसने भी बहुत योगदान दिया। शिक्षा नीतियों पर आधारित था ये, और लोगों को पॉपुलर भी हुआ। प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट्स का क्या व्यवहार होना चाहिए, ये सारी चीजों को लेकर उस वक्त जो सोच विचार चला, उसने इसको बहुत पॉपुलर किया। तो यूं शुरुआत हुई थी। अब वो एक मर्तबा जब कर लिया तो वो ऐसा लगा कि एक एक्सटेंशन ऑफ थिएटर समझ के किया था वो मैंने। लेकिन बाद में उसके बाद जैसे एक और सीरियल मेरा उन दोनों बन रहा था, जो बांग्ला के बहुत मशहूर उपन्यासकार बंकिम चंद्र
चटर्जी के उपन्यास पर था जी और उसका नाम था आसामी हाजिर, मुजरिम हाजिर, जबकि उसका बांग्ला में कुछ और नाम था, शायद मुझे याद नहीं, वो हिंदी में यही था। तो वो भी साहित्यिक कृति थी, जी बहुत बड़ी मशहूर साहित्यिक कृति थी। बंकिम चंद्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ऑफ कोर्स। बल्कि आनंद मठ भी शायद उन्होंने ही लिखा है। जी तो नमस्कार। इस तरीके से शुरुआत हुई और फिर वो फिल्म का भी ऑफर मिला। हालांकि मैं तबीयत नहीं थी मेरी, जी लेकिन वो मजबूरी में एक तरीके से कह सकते हो, वो कहानी एक अलग है, जी वो करना पड़ा मुझे। और फिर धीरे धीरे ऐसा हाल हुआ कि फिर वो ये जो सिर्फ पैशन था हमारा, इसको एज ए प्रोफेशन। जब मैंने प्यार किया आपने की फिल्म, उस वक्त आप नौकरी में थे? हाँ हाँ, नौकरी में था। शासकीय सेवा में? जी, शासकीय जी। सेवा। आपके किरदार खासे पॉपुलर हैं और बहुत ही अच्छे किरदार आपने चुने हैं फिल्मों के लिए, या हमने धारावाहिकों में देखे या थिएटर्स में भी देखे। थिएटर के लोग भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो एक सवाल हमारे जहन में ये आया है कि हर एक कलाकार का, एक रंगकर्मी का या अभिनेता का किरदारों में उतरने का एक तरीका होता है, एक प्रक्रिया होती है जिससे वो अपने आप को उस किरदार के साथ जोड़ता है या आत्मसात करता है। तो श्री राजीव वर्मा जी का वो क्या तरीका है, किस तरह वो किरदार में उतरते हैं? इसका कोई तरीका नहीं होता ऐसा, लेकिन होता ये कि जैसे थिएटर हम करते हैं रंगकर, तो उसमें तो ग्रेजुअली जब हमारी रिहर्सल्स होती है जी, क्योंकि पहले अभी भी जो है कि 15-20 रोज, एक महीना तो रिहर्सल करनी पड़ती है ना, और स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है। जो आपका कैरेक्टराइजेशन होता है, जो आपको कैरेक्टर दिया जाता है, उस हिसाब से फिर पढ़ते हैं। फिर डायरेक्टर जो है आपको बताता है कि भाई इस किरदार में मैं ये चीजें देखता हूँ, ये मुझे चीजें चाहिए उसमें, उसकी भाव भंगिमा, उसकी आवाज, उसका पहनावा, उसका पूरा का पूरा एक खाका जो है वो आपको बताया जाता है। तो वो आपके दिमाग में उतर जाता है। फिर अकॉर्डिंगली आप, चूंकि आपके दिमाग में एक लाइब्रेरी है जी, बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए किसी भी थिएटर पर्सन को, किसी भी थिएटर पर्सन क्या, हर एक आदमी को होना चाहिए जी, किसी भी प्रोफेशन में हो, उसको एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए कि कैसे कैसे कितने तरह के किरदार हमको रास्ते में चलते हुए, हमको ट्रेन में जाते हुए, बस में जाते हुए, या सड़क पर या बाजार में कितने लोग मिलते हैं और उनमें से कौन से इंटरेस्टिंग होते हैं। कई लोग बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, कई बिल्कुल नॉन इंटरेस्टिंग भी होते हैं, कुछ अक्खड़ भी होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, स्माइल करते हैं। तो वो लोगों को अपने को ऑब्जर्व करके अपने को रखना चाहिए। तो हम रंग कर्म जब करते हैं या किसी भी किरदार को जब निभाने की कोशिश करते हैं तो उसमें से हम कोई पिकअप कर लेते हैं। एक तो वो तरीका है। दूसरा, डायरेक्टर हमको बताता है कि आपका ये है। तीसरी चीज क्या है कि 30-40 रोज 50 रोज रिहर्सल करते 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 हम अपने आप को उसमें तब्दील कर लेते हैं। स्टेज पर जब पहुंचते हैं तो हम वो किरदार हो जाते हैं, उसके बाहर हम नॉर्मल राजीव या शिवाजी हो जाते हैं। यस। तो ये एक तरीका है, और ये अगर एक अच्छा रंगकर्मी, एज ए प्रोफेशनल रंगकर्मी और होना चाहता है तो उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के किरदारों को। हाँ, आप बहुत लंबे समय से एक्टिंग की दुनिया में सक्रिय हैं। हाँ। और आज भी अगर आप मंच पे पहुंचते हैं या कैमरे के सामने शॉट देते हैं तो एक तरीके की एंजाइटी आज भी होती है, या वो चीज अब नहीं होती? नहीं होती तो है, ऐसा नहीं है। ये मैं नहीं कहूंगा कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ही हो गया। वो पहला कदम अभी भी जब पड़ता है स्टेज पर, खासतौर से स्टेज पर, कैमरे के सामने तो शुरू में होती थी पहले जब थे कि वो एक्चुअली, अभी तो वो इलेक्ट्रॉनिक कैमरे आ गए। तो पहले वो जो थी वो घर घर जब सुनाई देती थी तो वो एक बड़ी एक्साइटिंग आवाज होती थी कि आप अब वाकई वो उस बड़े वाले पर्दे पर आने वाले हैं। तो आपका तो घबराहट होती है, जी हाँ। लाइनें भूलती हैं, गला सूखता है, कई तरह की चीजें होती हैं उसमें। लेकिन धीरे धीरे आप उसको, और स्टेज पर तो अभी भी होती है। अभी रीता जी यहाँ मौजूद हैं, स्टेज पर पहली चीज तो पहुंचते ही पहला कदम अंदर से कांपने लगता है, अंदर लाइनें भूल जाते हैं। लाइनें तो मैं अभी भी भूलता हूँ, इसलिए मैंने अब एक्टिंग छोड़ के डायरेक्शन ज्यादा करता हूँ। ये एक्साइटमेंट, एक तरह का नर्वसनेस, एक
कॉन्फिडेंस लूज करना ये होता ही है और होना चाहिए। इसमें कोई खराब बात नहीं है कि उसकी वजह से आप खराब एक्टर हो गए या खराब आदमी हो गए। ये है क्योंकि पब्लिक के सामने में, इतने लोगों के सामने जाने में होता तो है, निश्चित तौर। कम हो गया होगा, बस यही है। अभी देखे ना, इतने बच्चे लोग बैठे हैं और बच्चों के सामने तो सबसे बड़ा डर लगता है, इसलिए कि वो इतने शार्प और इंटेलिजेंट होते हैं और इतनी तरह के सवाल उनके दिमाग में होते हैं और हम जो इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसे सवाल पूछते हैं क्योंकि हम उस तरफ पहुंचे नहीं है अभी तक। तो इसलिए मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स से बातचीत करूं या उनसे मिलूं या उनकी बातचीत सुनूं ताकि अपडेटेड रहूं, अदरवाइज तो जी। रंग कर्म पे हमारी बात चल रही है, हाँ, तो रंग कर्म की दुनिया में हम सभी जानते हैं आप लंबे समय से सक्रिय हैं, फिल्मों से भी पहले से। रंग कर्म में और फिल्मों के बीच में अगर हम इनको तुलना करके देखें तो ज्यादा चुनौतीपूर्ण निश्चित तौर पे स्टेज परफॉर्मेंस ही है। जी। इसमें विशेष तौर पे कौन सी ऐसी चुनौतियां आपको नजर आती हैं? और एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि वो कौन सा इसमें एक किक मिलती है कि आपके जैसा एक स्थापित एक्टर या फिर कोई और भी एक्टर जो फिल्मों में सक्रिय हैं, वे फिल्मों से इस तरफ लौट के जरूर आते हैं, बीच बीच में रंग कर्म उनको खींच के ले आता है। उसमें कई चीजें हैं जी। पहली चीज तो ये कि वो ऑडियंस सामने जो होती है ना, जी। वो जो सामने रिएक्ट करती है आपको देखकर या तो उसके चेहरे पे हंसी आती है या आप अगर मान लीजिए कोई सैड सीन कर रहे हैं, कोई दुखांत कर रहे हैं तो दुख आता है, रोते हैं, वो एक जो डायरेक्ट आपको मिलता है ना, वो तात्कालिक जो एक हमको रिएक्शन मिलता है वो बड़ा एक्साइट करता है। वो सिनेमा में नहीं मिलता या फिल्म में नहीं मिलता। हाँ, ये बात है कि जरूर कि एक मर्तबा में आपको ज्यादा से ज्यादा 300, 400, 500 लोग देखेंगे स्टेज पर, लेकिन फिल्मों में एक साथ लाखों लोग देख लेते हैं। जैसे चुनौती जब मेरा रिलीज हुआ था तो मेरे ख्याल में उस वक्त एक ही चैनल था, तो एक साथ करोड़ों लोगों ने देखा होगा, जहां जहां दूरदर्शन सभी जगह आता था। उसके बाद जो फोन आते हैं, रिएक्शन आते हैं, तो वो खुशी तो होती है, लेकिन इमीडिएट जो रिएक्शन, इमीडिएट जो हमको उसी वक्त जो हमको मिलता है ना, वो उसमें नहीं मिलता। पहली चीज फिल्मों में नहीं मिलता, फिल्मों या इसमें नहीं मिलता। धारावाहिक। दूसरा मैं भूल गया, क्या सवाल था? दूसरा सवाल ये था कि वो कौन सा सुख कहूंगा मैं उसे, कि वो कौन सा सुख है जिसके लिए स्थापित अभिनेता भी रंगमंच की तरफ लौट के आते हैं। अब दूसरा सुख ये है कि देखिए, फिल्मों में या सीरियल्स में एक मर्तबा आपका एक कैरेक्टर आपने कर दिया, जैसे मैंने उसमें प्रिंसिपल का कैरेक्टर किया था, या एक सूट वूट पहने हुए, टाई पहने हुए, एक बड़े समझदार सुलझे हुए अक्लमंद बहुत जरूरी है, वो किरदार किया था, तो आपको वही समझा जाता है। अब अगर मान लीजिए किसी फिल्म में कोई स्टोरी है या सीरियल में स्टोरी है कि भाई इस तरह का किरदार होना है, तो आप वही किरदार आपको मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, मतलब आपको लगातार किरदार वही मिलेंगे, आपको भी दूसरा किरदार के बारे में सोचेगा ही नहीं। तरह से टाइप कास्ट कर दिया, टाइप कास्ट जो होता है। अब होता ये है कि आप अगर सोचते भी हैं कि यार हमको ये किरदार मिल जाए, दूसरा मिल जाए, तो नहीं मिलता। अरे नहीं सर, आप कहाँ, अक्सर तो ये होता था कि कहा सर ये एक फिल्म है सर, आप उसमें करना है, तो मैंने कहा क्या है, कैरेक्टर क्या है सर बताइए। तो उन्होंने कहा साहब ये फलाना हीरो है, टिकानी हीरोइन है, उसके बाप हैं आप। अरे बाप तो है भाई, किरदार क्या है सर? वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। मैंने कहा अच्छा क्या करना है उसमें, कैसा? वही जो आपने उस फिल्म में किया था, फलानी फिल्म में किया था, ये एक हो जाता जी। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन होने लगता। सिर्फ एक कुछ सीरियल मुझे मिले, कुछ सीरियल मिले, फिल्म भी मिली थी मुझे एक ऐसी जिसमें डिफरेंट अलग तरह का किरदार था, लेकिन फिल्म तो इत्तेफाक से वो एक फिल्म मिली थी तो वो चली नहीं, एक दिन चली तो भूल गए लोग, देखी नहीं होगी आपने, मेरे ख्याल में एक दिन क्या एक शो चली, वो एक शो। एक सीरियल जरूर मिला मुझे, आप लोगों ने शायद देखा हो, याद हो आपको, उसमें जब मुझे बुलाया उन्होंने, प्रोड्यूसर ने, चैनल से मीटिंग हुई जी। तो उन्होंने कहा सर इसमें एक किरदार है, ये किरदार क्या है, बेटियां हैं, 2 लड़कियां हैं, उनके फादर हैं आप जी। और ये मंदिर में पुजारी है, ब्राह्मण का किरदार था जो दक्षिणा
या जो भी मंदिर में चढ़ावा आता है उससे अच्छा, ये उस वक्त की बात है मंदिर में चढ़ावा, लेकिन आजकल के मंदिरों को चढ़ावा तो माशाल्लाह मतलब वही सबसे ज्यादा रिच तो मंदिर ही है आजकल, मंदिर धार्मिक स्थल। तो वो किरदार था और बहुत ही गरीब। तो मैंने कहा, आप एक बात मैंने पूछा, मैंने कहा नहीं सर मैं बहुत खुश हूं आपसे, लेकिन आप बताइए मुझे कैसे आपने इसके लिए, मैं तो सूट बूट और इसके अलावा तो मैं किरदार कर ही नहीं पाता हूँ, ऐसा लोगों का मानना है। अरे नहीं सर, आप तो एक्टर है, थिएटर एक्टर है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और वो उसका नाम था छोटी बहू, जी टीवी पर आता था और काफी चला, मेरे ख्याल अभी रिपीट हो रहा है शायद, ऐसा मुझे ख्याल। तो ये एक सुख जो है ना आपको सिनेमा फिल्मों में नहीं मिलता, रेयरली मिलता है। मतलब देखिए, आपने सुना होगा प्राण है या ऐसे 2-3-4 लोग हैं, वो बड़ी मुश्किलों से उनको नेगेटिव से पॉजिटिव में उलाए थे। अदरवाइज अभी जितने जाते हैं थिएटर के, खास तौर से उनको तो विलेन ही बना देते हैं, क्योंकि उनको बोलने की और उनकी जो सब ड्रामेटिक होता है। जैसे हमारे बेचारे आशुतोष राणा है या आप मुकेश तिवारी हैं, कितने अच्छे एक्टर हैं, एनएसडी किए हुए हैं, लेकिन उनको बेचारों को विलेन ही बना दिया। तो ये एक बड़ी मुश्किल। एक वो 2-3 एक्टर अच्छे निकले हैं हमारे यहाँ ड्रामेटिक, जैसे नवाजुद्दीन हैं और वो एक और कौन बेचारे चले गए, इरफान। तो ये एक बहुत रेयरली कभी मिलता है, लेकिन उनको भी एक टिपिकल वो कैरेक्टर में मिल रहा है तो मिल ही रहा है, वही मिल रहा है और उसके अलावा नहीं मिल रहा। ये वहां सुख नहीं है सिनेमा, ये एक तबीयत होती है। वही मेरे साथ हुआ, वही बाप, वही सदा सौभाग्यवती रहो बेटा, खुश रहो, ये कर 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 करके मैंने कहा अब मैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट का किरदार। हाँ, एक है वो। अच्छा, वो कहानी भी ऐसी सुनाते हैं कि सब ये है और वो है, बड़ा ये है, ये सब बैकग्राउंड में है, ये सामने कोई नहीं आता, फिल्माता नहीं है कोई। तो बात फिल्मों से और जी धारावाहिकों तक हम पहुंच रहे हैं। बहुत से धारावाहिक आपने की उस दौर में जब दूरदर्शन का ही बोलवाला था और काफी अच्छे धारावाहिक प्रोड्यूस हो रहे थे, और वो ऐसे भी नहीं होते थे कि उनके 10-10 साल, एक दशक तक आ रहा है, टेलीकास्ट चल ही रहा है, 1000 से ज्यादा एपिसोड हो रहा है। उनके पास एक कॉन्क्रीट कहानी होती थी जो खत्म भी होती थी। आज के धारावाहिकों की कहानी खत्म नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि आपके नजरिए में वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जो धारावाहिकों से लोगों तक पहुंच रही हैं, या एक्टर्स के लिए क्या बेहतरी है इसमें, और दूसरी चीज इसमें कौन सी ऐसी खराबियां हैं जो आज के धारावाहिकों में हमको देखने को मिलती हैं? सर देखो, धारावाहिक तो 2 तरह के चल रहे हैं। एक तो दूरदर्शन पे चलते हैं जी, अपना जी टीवी हो या दूरदर्शन हो या जो भी जितने टीवी चलते हैं, और एक हमारा वेब सीरीज है जी। वेब सीरीज जो है वो आपके हाथ में है, आप लोगों के खासतौर से स्टूडेंट के दिन भर वही चलता है, हमारे यहाँ भी चलता है, सब लोग वही देखते रहते हैं। खराबियां तो इसमें बहुत है। खराबियां से मतलब ये है कि वो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक तो कंटेंट उनका ओटीटी बेस्ड, हाँ, ओटीटी खास तौर से, और दूसरा ये कि कंटेंट के अलावा लैंग्वेज। देखिए, हमारी भाषा कोई भी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, शुद्ध जाना चाहिए जी। और उसके साथ जो गालियां और उसके अलावा जो विजुअल भी जो होते हैं ना, वो भले वो अच्छे लगते हैं देखने में, मजा आता है उनको देखने में, खासतौर से यूथ को, और बूढ़ों को भी आता है मजा। लेकिन ये ठीक नहीं है, ये जो है नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, एक दिन के अंदर पूरे देश का कैरेक्टर बदल सकते हैं। अभी देखिए कितना अफवाहें जो फैलती हैं, आप सोशल मीडिया पे जो होता है या इस पे होता है, तो ये एक बहुत खराब चीज है। पहले ये होता था कि हमेशा पब्लिश्ड वर्क, कोई भी पब्लिश्ड जो पहले पुस्तक के रूप में या कहानियों के रूप में छप चुकी है, उसी का रूपांतरण होता था, और वो एक ऐसी चीज होती थी जो छप चुकी है, लोगों के सामने जा चुकी है, तो उस पर विचार विमर्श, क्रिटिकल अप्रेजल भी उसका हो चुका है। तो वो एक चीज थी, साहित्य है, लिटरेचर है। अभी तो साहित्य लिटरेचर है ही नहीं। दूसरा सबसे बड़ा यह है कि मार्केट बहुत हावी, जितना भी हमारे यहाँ मार्केट का जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो भी बन रहा है, वो सब उसको खपाने के लिए हमें यही करना पड़ता है। और ये जो आप कहानियां बदलती हैं या उसका सीरियल जो हजारों चलते हैं, वो हिट हो गया, तो हम तो कई मरतबा ये होता था कि अगला एपिसोड की स्टोरी नहीं आई, स्टोरी लाइन नहीं आई, तो वो सबको बुला लेते थे कि भैया आ जाओ, सबको वहां से चैनल से
मार्केट, वो वहाँ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट वो ओके करके भेजता है कि साहब ये कहानी है, आज का स्क्रीन प्ले ये है, कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता। मतलब ताजा ताजा ताजा, जा बिल्कुल। रहा है। तो ये एक बहुत खराब चीज है। इसकी वजह से हम लोग अब यहाँ वेब सीरीज आने से एक चीज बड़ी अच्छी हुई है कि उसमें वेब सीरीज में हम कहानियां जो है हमारी अच्छी होने लगी। उसमें पहले ये था कि टिपिकल एक हीरो हीरोइन और विलेन और एक आध कॉमेडियन और ये सारी चीजें होती थी। अब जो है कंटेंट बेस्ड होती है, उसके साथ कोई जरूरी नहीं है कि हीरो जो हो वो जवान हो, लड़कियां हो उसमें, वो एक अलग तरह का सीरियल भी बन रहा है। लेकिन अब जो है हर तरह के कैरेक्टर को, हर तरह के, पहले तो चिकना चिपड़ा हीरो होना और अब तो मसल वाला होना, ये सब खत्म हो गया, ये सारा खत्म हो गया। तो वो जमाना चला गया। लेकिन ये हाँ आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप चूंकि यंग हैं, जवान हैं, इस पे सोचते विचारते हैं, इस तरह की बातचीत रखते हैं, तो लोगों तक ये जा रही है कि क्या अच्छा होना चाहिए और हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, क्या बेहतर है, जो आगे हमारे देश को ज्यादा शिक्षित करेगा, हमारे अच्छे नागरिक बनेगा, और अच्छे नागरिक बनेगा तो सरकार अच्छी बनेगी। अगर नागरिक वैसी बनेंगे जैसे हैं तो फिर सरकार के लिए आप दोषारोपण नहीं कर सकते। निश्चित तौर पे सर दिखाया वही जाएगा जो दर्शक देखना चाहते। नहीं, यही तो चेंज करना है कि दर्शक जो देखना चाहता है वो दिखाएगा, नहीं जाना, आपको उल्टा करना है, अच्छा कंटेंट दिखाना है और दर्शक उसको चाहेगा, उसकी लत लगानी पड़ेगी आप धीरे धीरे कि ये अच्छी चीज देखिए, कहाँ देख रहे कचरा। हम देखते हैं कि रंगकर्मियों की चाहे आर्थिक या सामाजिक जो स्थिति है वो फिल्मों में या धारावाहिकों में काम करने वाले अभिनेताओं की तुलना में बेहतर नहीं हो पाई है सर, ये एक फैक्ट है। तो हम क्या सोचते हैं आप सर इस पे कि समाज को और सरकारों को इनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि कोई भी कला हो जी, आज नहीं आदिकाल से यही चला आ रहा है, विक्रमादित्य के जमाने से यही चला आ रहा है, उसके पहले से भी चला आ रहा है। कोई भी कला हो, वो नाट्य शास्त्र हो या नृत्य हो, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, संगीत हो, कोई भी राजाश्रय जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक नहीं पनप सकती। और राजाश्रय मतलब जो आपका राजा है, आजकल के राजा तो ये हैं, हमारे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों को भी संवेदनशील होना चाहिए। इतना संवेदनशील होना चाहिए कि लोगों की मुसीबतों कठिनाइयों से तो उनको देखना ही है, उनको उनका निवारण करना है, लेकिन उनको कलाकारों के प्रति भी उतना ही संवेदनशील होना चाहिए। तब क्यों होंगे वो? जब कला से प्रेम करेंगे। किसी भी कला में एटलीस्ट वो अगर परफॉर्म नहीं करेंगे किसी भी रूप में तो दर्शक होकर जरूर उसका रस लेंगे, और जब तक वो रस नहीं लेंगे तब तक संवेदनशील नहीं हो सकते। वो हमें हर तबके में चाहिए, वो सिर्फ केवल हमारे नेताओं में नहीं चाहिए। हमें अपनी जो आईएएस हैं, हमारे आईपीएस हैं, हमारा यूथ है, हमारा कॉमन आदमी जो है, उन सबको भी इस रस में शामिल होना है, इसका कहीं ना कहीं कोई हिस्सा बनना है। जब तक वो इसका हिस्सा नहीं बनेगा तब तक वो संवेदनशील नहीं होगा, और संवेदनशील नहीं होगा तो वो सरकार वैसी नहीं होगी। देखिए पुराने हम देखते हैं ना, हमारे विक्रमादित्य 9 रत्न उसके थे, बादशाह अकबर के जमाने में तो बाद में आए, लेकिन उसके भी 9 रत्न थे। उसमें कालिदास थे, उसमें कितने बड़े बड़े विद्वान लोग थे उसमें। एक वो थे वराहमिरी थे जिन्होंने, अभी आपने नाटक शायद देखा होगा वराहमिरी का, यहाँ हुआ था हमारे यहाँ, लोकेंद्र त्रिवेदी ने किया था। तो इन सबको जब तक संवेदनशील नहीं होंगे, कलाओं के प्रति रस नहीं होगा समाज में, तब तक शांति नहीं आएगी, तब तक ये कलाएं हमारी पनकेंगी और ये हावी हो जाएंगी। तब जाकर हम जो है हम हमारे कलाकारों का उस तरह की परेशानी नहीं होगी जैसी आपने बयान की। फिल्मों और टीवी का एक अपना है, लेकिन वो बहुत अलग किस्म का काम है। वो बाजार मार्केट है, उसमें पैसा लगाने वाले लोग हैं। थिएटर में भी हमारे सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने या केंद्रीय सरकार ने बहुत सी ऐसी स्कीमें, योजनाएं रखी हैं जिनकी वजह से आज बहुत से, भोपाल में कम से कम मेरे ख्याल में लगता है कि 50-60 रिपीटरीज चलती हैं, 300-400 ग्रुप्स हैं, भोपाल में ही है ग्रुप्स हैं जो अपना करते हैं उससे। लेकिन हाँ उतना नहीं है, ये मैं मानता हूँ आपको। अभी भारत सरकार ने, अभी हमारी केंद्रीय शिक्षा नीति जो है
उसमें कलाओं को अनिवार्य किया है शिक्षा जी नीति में। तो अब धीरे धीरे वहां भी इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और हो सकता है कि कुछ सालों बाद जब हम अगली बार आएंगे तब सब बढ़िया रहेगा। जी। नहीं, अब वक्त तो चला है कि हम दर्शकों के प्रश्न हाँ, जो है most welcome। बीच में है ये लेते हैं। तो हमारे बीच से अगर कोई प्रश्न उठाना चाहे। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि सलमान सर के साथ बतौर मुख्य नेता जो मैंने प्यार किया फिल्म है, उसमें आप काम कर चुके हैं उनके साथ, और उसके अलावा कई फिल्मों में आपने उनके साथ काम किया है, तो उनके और आपके बीच अगर कोई ऐसा किस्सा हो तो सर प्लीज बताएं। देखो पहली बात तो ये है कि सलमान की भी पहली फिल्म थी वो, जी लेकिन अब वो सलमान हो गए हैं, हो गए। हीरो हैं जैसे मैंने कहा ना, हीरो हो गए। तो ऐसा कोई किस्सा हमारे बीच में नहीं हुआ। वो आपके जैसे ही बच्चा था जिस वक्त था, और अभी भी वैसे ही है, तो कोई ऐसा खास किस्सा नहीं। सर ऐसा कोई सपना जो अभी तक पूरा ना हुआ हुआ? सब सपने पूरे हो गए एक्टर और डायरेक्टर के तौर पर रोज। देखिए सपने ऐसे कोई खास सपने नहीं है, और वो फिल्म सारे। वाली मजबूरी जरूर सुनना चाहेंगे। कौन सी? अगर आप इजाजत करें तो। कौन सी? जो फिल्मों में आने की जो आप बोल रहे थे, तो मजबूरी जो है। ये भी मंडीदीप से आते हैं सर। हाँ सर, मैं अच्छा। मजबूरी से ही- मंडीदीप ऐसा गांव था हमारा छोटा सा बहुत। अब तो वो चूंकि वहाँ एक बहुत सरकारी जमीन बहुत थी जी और पठार था वहाँ। जी हालांकि पठार जो था वो सीताफल का बहुत बड़ा जंगल था, और हम लोग बचपन में वहां पर झरने भी थे बहुत अच्छे अच्छे। अभी तो सब खत्म हो गया इसकी वजह से। मंडीदीप जाना हम लोगों को सैटरडे संडे हम वहीं रहते थे, शनिवार इतवार। उस वक्त बता रहा हूँ मैं 5 6 7 8 साल का था, तब लाइट भी नहीं थी, बत्ती भी नहीं थी। तो खैर गांव की अपनी अलग बात है। मैं सॉरी, पहला वाला सवाल क्या था आपका? ऐसा कोई सपना जो हाँ, सपना कुछ नहीं, सपने सब पूरे हो गए सपने। और मैं बड़ा इस समय प्रसन्न हूँ, स्वस्थ हूँ, एक तो ये है। और बाल बच्चे सब बड़े हो गए हैं, अपने अपने काम से लगे हैं। अब पोता पोती भी हो गए हैं, वो भी हो गया है, और थिएटर कर ही रहे हैं। और आप लोगों से ऐसी गाए बगाए इत्तेफाक से मुलाकात हो जाती तो और अच्छा लगता है। तो सपना कोई नहीं है, और मेरे ख्याल में सपना देखना तो अच्छी बात है। कहते हैं सपना देखना चाहिए तो सपना पूरा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सपना नहीं देखना चाहिए। आदमी अगर अपने प्रति ईमानदार रहे, अपने लोगों के प्रति ईमानदार रहे, अपने साथियों के प्रति ईमानदार रहे, तो सारे सपने अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। मेरा ये विचार है। इसमें कोई ऐसी नहीं कि मैं कल ये करूंगा कल वो करूंगा, तो आदमी हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है। ये मेरा एक, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में कि मेरा क्या सपना होगा, ये सपना क्यों पूरा नहीं हुआ। जो एक बेसिक जरूरतें होती हैं आदमी इंसान की, कि पति पत्नी अच्छे हों, स्वस्थ हों, बाल बच्चे हों, और पढ़ लिख जाए, वो काम पे लगे, मकान हो, अपना घर हो, रोजी रोटी चलती रहे, दाल रोटी मिलती रहे, और ऐसा सत्संग मिलता रहे। ये सपना, इसको सपना तो नहीं कहेंगे ना, ये तो बेसिक जरूरत है। दूसरा क्या बोला? दूसरा फिल्म वाला पूछा। जी हाँ, कि वो खूबसूरत मजबूरी क्या थी? खूबसूरत मजबूरी तो क्या थी, क्या है कि जब मेरा चुनौती रिलीज हुआ जी तो मेरे प्रोड्यूसर जो हैं वो मेरे बहनोई भी हैं वहां पर, और मेरी संस्था का उन्होंने नाम लिया था संवाद। मैं इंदौर में जब था तो एक संस्था चलाता था संवाद, तो उसी संवाद के जरिए उन्होंने चुनौती रिलीज किया था। तो उनका फोन आया कि भाई वो राजशी प्रोडक्शन से फोन आया था और आपसे मिलना चाहते हैं वो किसी फिल्म के बारे में। तो मैंने कहा यार मैं तो नौकरी में हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, जब भोपाल से आऊँगा यहाँ पर अगली शूटिंग के लिए तो मिल लेंगे उससे। तो वहाँ गए तो उन्होंने गाड़ी वाड़ी भेजी, वहाँ पहुँचे और बातचीत हुई। उन्होंने कहानी सुनाई मुझे, और कि साहब ये कहानी है, उसमें ये लड़का है, ये लड़की है, एक फादर आप हैं, एक आलोकनाथ है, ऐसा ऐसा कहानी है। तो मैंने कहा ठीक है, बताइए मेरा क्या काम है। कहते सर ये 2 दोस्तों की कहानी है। अच्छा, उस वक्त क्या है, जब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि आप, अच्छा फिर वहां गए थे, हमारी उम्र उस वक्त मेरे ख्याल में 36-38 के आसपास थी। जी, काफी यंग फादर थे आप। यंग फादर थे, मतलब उस वक्त हीरो ही 45-50 साल के होते थे। तो ऐसा लगा कि हमको शायद हीरो के लिए बुलाया होगा। तो हमने कहा कि भाई ये तो
बाप का रोल है। कह रहा बाप का रोल तो है, दो दोस्तों की कहानी है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा फिर आगे, तो फिर आगे डिटेल बताई, ये बताई ये बताई। अब मैंने कहा क्या करें यार, मैंने कहा साहब मैं तो नौकरी में हूँ, यहाँ तो रहता नहीं, मैं तो भोपाल में रहता हूँ। तो कह सर आप यहाँ आएंगे तो आपको हम बुलाएंगे अपने खर्चे पे और यहाँ रुकाएंगे। अच्छा, फिर मैंने कहा कि अच्छा ऐसा है कि मुझे नौकरी है, मतलब छुट्टियां नहीं मिलती मेरे को, बहुत मुश्किल से मिलती। सर हम आपको महीने भर पहले, 2 महीने पहले बता देंगे सारा कब कब आना है। और ये सारी चीजें होती रही, मतलब कोई ऐसी चीज उन्होंने नहीं थी। फिर मैंने एक तरह से वो आपको ही अप्रोच हाँ, करना चाहिए। फिर वो उनके बारे में मशहूर था कि बहुत कंजूस है हाँ, और बहुत कम पैसे देते हैं, ऐसा मुझे किसी ने बताया था। जी तो उन्होंने कहा सर कितना रख लें? मैंने कहा कोई भी रिस्पेक्टेबल अमाउंट रख लीजिए। तो उन्होंने कहा साहब बहुत ही, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता कितनी अमाउंट, आज के ज़माने में तो कुछ भी नहीं है। जी तो कहले सर इतना रख लें? ये क्या? तो कहले सर कितना? तो मैंने बहुत बड़ा अमाउंट बता दिया उनको। तो कहले ठीक है सर। यहाँ भी उन्होंने ठीक है। और आपने इसलिए बताया था कि ये हाँ, मैंने पल्ला कहा कहा नहीं छूट जाए। नहीं ठीक है सर, बताते हैं आपको, ऐसा होता है वहाँ। जी जी आपने कोई अमाउंट बताया, अच्छा सर ठीक है, सोच के आपको प्लीज विल लेट यू नो। विद इन 5 मिनट्स चेक आ गया उसका और कॉन्ट्रैक्ट आ गया। जी तो मैं कहा ठीक है, कर दिया। तो हमारे उन्होंने जब वापस गया वो गाड़ी, अच्छा हाँ, उसके बाद वो कर दिया और उसके बाद सीधा वो लेके गए मुझे जहाँ भी उनका ड्रेस डिजाइनर था, वो सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट का वो बनाता था। वहां जाके ड्रेस वेस का नाप आप भी दे दिया, कपड़े भी सिलेक्ट कर लिए, सब कुछ हो गया और लाके मुझे छोड़ दिया उनके ऑफिस में। जी उन्होंने कहा क्या किया? कहले यार, मैंने कहा यार वो तो कर दी साइन। कहले दिखाओ कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। तो मैंने दिखाया, अरे कहने लगे तुमने तो लूट लिया वो। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। और फिर उसके बाद इतना काम हो गया तो मुझे लगा कि 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकते। जी तो फिर मुझे ये प्रोफेशन मैंने 96 तक नौकरी की। जी 96 86 में मैंने काम शुरू किया था। 10 साल मैं नौकरी में आता जाता रहा जी और हमारे ऑफिस भी इतना कोऑपरेटिव था, जी क्योंकि पब्लिक पोस्टिंग मैंने नहीं ली। जी हम लोगों का जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट था। और फिर मैंने दूसरी ऐसी जगह पोस्टिंग कराई जहाँ पब्लिक पोस्टिंग नहीं थी, सिर्फ डिजाइनिंग का काम था, इम्प्लीमेंटेशन का काम था। एफको में रहा, नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी में रहा, जी वरना उसके पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में था मैं डेप्यूटेशन पे, और भी ऐसी पब्लिक पोस्टिंग में था। वहां भी एक मुश्किल होती थी जब जाते थे। वहां होता था कि ये अच्छा, अरे सर, वो काम अपना बाद में बताते थे। वो पहले अरे सर क्या बात है, क्या काम किया, मतलब आदमी इंप्रेस होके वैसे ही साइन कर दे। खैर, तो ये इस तरीके से धीरे 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 मुझे लगा कि नहीं, अब छोड़ना पड़ेगा। जी और पेंशनेबल हो गए थे हम लोग, तो 23 साल नौकरी की मैंने, तो पेंशन अभी सरकारी नौकरी कर पाते। धन्यवाद सर, आपने वो नौकरी छोड़ी, हमें एक बेहतरीन अभिनेता मिला सर फिल्मों में देखने के लिए। किसी का और कोई सवाल है? नमस्ते हाँ सर, बेटा। स्मिता राशि नाम है मेरा। जी। सर, आप बहुत शुरू से एक्टर और अभी तक आप फिल्म इंडस्ट्री और सीरियल रंगमंच सभी फेस कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री हाँ, लगभग छोड़ दी मैंने। पर हाँ। जानते हैं सर आप उसके जी। बारे में। मेरा क्वेश्चन ये है कि उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी एडवांस नहीं थी, और आज जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, इसमें किसी एक्टर के एफर्ट्स में कितना अंतर आया है? क्या उसको उतना ही मंजा हुआ कलाकार होना चाहिए जो वो पहले था, या वो आज उसमें कुछ अपन चेंजेस कर सकते हैं वाया टेक्नोलॉजी? हाँ, पहले तो आपको कलाकार मतलब एक्टर अच्छा होना ही चाहिए था। जी हाँ। बस सर, आप इसमें और क्या जरूरी डिफरेंस क्या और अब जो है वो इतनी जरूरत नहीं पड़ती। अब तो जाते हैं हंटिंग के लिए, टैलेंट हंट के लिए जाते हैं। जिस शहर में शूटिंग करनी होती है वहीं बहुत से लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं। और आजकल यूथ भी जो है, खासतौर से यूथ और उनके माता पिता भी प्रमोट करते हैं, पहले नहीं करते थे। हमको याद है, हम जब थिएटर करते थे तो हमारी मदर जो थी वो रात में दरवाजे बंद कर देती थी, कई मरतबा हमको चढ़ के जाना पड़ता था। तो ये आजकल तो प्रमोट करते हैं, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको इस तरह की सुविधाएं देते हैं कि वो, तो ये जो है उस वक्त, अभी क्या है, हर आदमी टीवी देखता है, एक्टिंग सीखता ही है, देखता ही है, पसंद भी करता है। थिएटर भी हमारे यहाँ इतना होता है, तो वो ग्रेजुअली ना देखते देखते भी सीख जाता है। फिर उसके बाद बाकी वहां पर फिल्मों में तो आजकल ये होने लगा है कि वर्कशॉप लेते हैं,
यानी उन्होंने सेलेक्ट कर लिए कैरेक्टर्स, उनके बाद उनकी वर्कशॉप लेते हैं। वो पर्टिकुलर कहानी या कोई भी जो भी सीरियल है उसके लिए वर्कशॉप लेते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं महीने 2 महीने की, और उसके बाद उनको फ्लोर पर उतार देते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पहले एक कैमरा होता था, रेयरली कभी 2 या 3 कैमरे, कभी कोई फाइट सीन हो, कभी एक्सीडेंट का हो, तब फिल्म आते थे, अदरवाइज इसमें नहीं। अभी हमारे यहाँ 3 कैमरे लगते हैं हमेशा। जी। एक क्लोज का लगता है जो एक टेक्निकल टर्म है, एक थोड़ा वाइड का लगता है, एक टॉप लगता है। तो आपको बोलते जाइए, करते जाइए, रिपीट करते जाइए, उसमें से जो बाकी कचरा है वो एडिटिंग टेबल पर निकल जाता है, लगातार चलता है। तो इस तरीके से वो जो भी चाहिए वो निकाल लेते हैं। दूसरा ये है कि एपिसोड जो सीरियल जो है, फिल्म की बात अलग, सीरियल जो है ये तो एक एपिसोड की कहानी होती है। आप उस दिन निकल गया, एक एपिसोड निकल, रिपीट भले ही होता है, निकल गया, वो खत्म हो गया। उसमें ऐसा, फिल्म जो है वो हिस्ट्री, वो चलती है, तो एक बार अगर बन गई है तो वो आज भी मैंने प्यार किया चलती है, आज भी दूसरी फिल्में जो है रिपीट, मुगले आजम तो अभी तक चल रही है। तो ऐसी हिस्ट्री जो बन जाती है ना, उसको उसकी रिपीट वैल्यू होती है ना। तो उसमें जरा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए टाइम भी लगता है उसमें। सीरियल जो हमारा जो है, पहले हमें याद है हमारा चुनौती या मुजरिम हाजिर जो है वो 8 या 9 शिफ्ट लगती थी उसमें। अभी जो है एक शिफ्ट में उनको एक एपिसोड निकालना ही है, वरना इकोनॉमिक्स नहीं बैठता। तो ये वजह है, इसलिए अब उतनी नहीं है। और दूसरी फिर टेक्निकली आपका साउंड, पहले उसमें ग्लिच आ जाता था, पहले जो वीसीआर चलते थे ना, हाँ उसमें रिटेक भी होता था, नहीं उसमें वो आ जाता था उसमें कभी कभी, तो उसमें दोबारा आवाज में आता था या उसकी विजुअल दोबारा रिटेक करना पड़ता था। कहीं मतलब इतना अच्छा शॉट होता था, रोने गाने का सब कुछ हो जाता था, आंसू भी एक स्क्रीन डाल के सब निकल जाता था, और मालूम हुआ कि वो उसमें ग्लिच आ गया, तो अगेन वी हैव टू शूट। अभी वो नहीं है, अभी बहुत टेक्निकली बहुत एडवांस हो गए हैं। कैमरा भी देखिए, अब आप देखिए इतने छोटे कैमरे हो गए हैं, वो 5D कैमरा कौन सा है, वो कितने एडवांस कैमरे हो गए। पहले तो वो एक ही कैमरा होता था, उससे काम करना पड़ता था, उसमें कैसेट खत्म हो गया कभी कभी। तो ये एक चीज है। फिल्मों में क्या है कि अभी तो वो भी लगा देते हैं, ये अपना वीडियो कैमरा भी लगता है, चलता है उसके साथ, तो उनको वहां देख लेते हैं, मॉनिटर पर देखते हैं। पहले तो मॉनिटर ही नहीं था, पहले तो ये चीज ही नहीं थी। तो जब बन जाती थी, अगर डायरेक्टर ने वहां मिस कर दी कोई चीज, तो वो सीन दोबारा शूट करना पड़ता था। अब तो यू कैन चेक, वहीं के वहीं देख लिया, अगर भाई ठीक हुआ है, उसने फ्रेम देखा, ठीक हुआ है तो इट्स ओके, अदरवाइज। तो ये एक बहुत सी चीजें हो गई हैं जो सुविधाजनक हो गई हैं। डबिंग में इतना अब तो ट्रैक्स भी बहुत हो गए, आपका साउंड ट्रैक अलग हो गया है, संगीत का अलग हो गया है, आपका इसका आपका वॉइस ट्रैक, कई तरह के ट्रैक्स हो गए हैं, उसमें 7-8 ट्रैक्स होते हैं। तो अलग अलग ट्रैक, अभी गाने देखिए, पहले गाना एक टेक में करना पड़ता था, अभी तो आपको वो एक वर्ड अगर चेंज करना है तो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी सुविधाएं हो गई हैं। अभी जैसे पहले हम डबिंग करते थे, तो वो डबिंग में स्कूल चलता था, जो फिल्म का जो एक चलता था, हर एक की अलग अलग स्कूल बनानी पड़ती थी। उसकी डबिंग है 2 दिन, 3 दिन, 4 रोज, अब इसकी 10 रोज डबिंग हुई थी मेरी, मैंने प्यार किया। तो कहीं टूट गया, कहीं गलत हो गया, तो अगेन अभी क्या है, इस पे ले लेते हैं सारा का सारा, पूरा का पूरा ये अपना उसमें, और एक वर्ड भी आपका अगर चेंज करना हो तो चेंज कर देते, बाकी जैसे का तैसा। पहले सीरियल में, खास तौर से सीरियल में, इसमें हमको जाना पड़ता था स्टूडियो बुक होता था, वो अलग हमको टाइम चाहिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग, इसलिए बहुत से लोग जाते थे। अब क्या है, आप फ्री घर पे हैं, वो आ जाता आपका डबिंग करने, घर पे डबिंग हो जाती है। बहुत सुविधाएं हो गई हैं, बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, और इसीलिए फिल्में भी जल्दी बनती है, पहले सालों बनती थी। निश्चित तौर पे फिल्म मेकिंग बहुत आसान हो गई। और हम एक सवाल और ले सकते हैं, अगर पर्सनल सवाल जी, पर्सनल मतलब जी सर के लिए जी, थोड़ा पर्सनल जी। था। आपके जीवन में मैडम कैसे आई और उनका क्या योगदान था? अब तक सारी बात आपकी हुई, मैं चाह रहा था थोड़ा सा मैडम के आपके जीवन में आने की छोटी बहुत एक घटना, तो उससे आप अरे घटना कहाँ है यार? इसको घटना या दुर्घटना क्या बोलना?
है क्या दुर्घटना? नहीं, मैं तो घटना ही कहूँगा। एक्चुअली जैसा कि मैं बता रहा कि थिएटर हम करते थे कॉलेज स्कूल में और आकाशवाणी ये सब चलता रहता था। बहुत लगातार मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि 6-7 क्लास से ही हम लोग थिएटर में थे। जब कॉलेज पास हो गए फिर उसके बाद हम नौकरी कर रहे थे तो 1973 में एक वर्कशॉप हुई थी, थिएटर वर्कशॉप 1973 में। बीवी कारंत बहुत बड़े थिएटर पसंद हुए हैं, वो उसके थिएटर के डायरेक्टर थे। मध्य प्रदेश कला परिषद की वो एक वर्कशॉप थी, वो तकरीबन 2 महीने की वर्कशॉप थी उनकी। काफी लोग थे उसमें, मेरे ख्याल में हम लोग करीब 50-60 लोग थे उसमें आर्टिस्ट, और बाकी ऑब्जर्वर भी थे उसमें। ऑब्जर्वर इसलिए रखे थे उन्होंने कि लोग देखें कि क्या होता है थिएटर, और लोग इसमें साहित्यकार भी थे, इंटेलेक्चुअल्स भी थे, पत्रकार भी थे, भोपाल के बहुत से लोग थे, मध्य प्रदेश के काफी लोग आते। उस वक्त हम 60 लोग जो थे उनमें से मैं भी था और रीता जी भी उसमें एक वर्कशॉप में अटेंड करने आई थी। वहीं हमारा परिचय हुआ था और साथ में हम लोगों ने वो थिएटर वर्कशॉप 2 महीने की थी। हालांकि हम लोगों का कोई साथ में ऐसा नाटक नहीं था, एक जरूर नाटक था उसमें छोटे, उन्होंने 3 शॉर्ट प्लेस किए थे और 2 फुल लेंथ प्ले। तो एक शॉर्ट प्ले था मोहन राकेश का छतरियां, तो वो एक हम लोगों का साथ प्ले था। साथ भी क्या था वो अलग किस्म का, वो नाटक आज तक मेरी समझ में नहीं आएगा क्या लिखा था उन्होंने, मोहन जी ने। बहरहाल वो वहां से मुलाकात हमारी हुई थी और वो बढ़ते बढ़ते फिर उसके बाद कारण जी ने हम लोगों पे और भी प्लेस डायरेक्ट किए, जिसमें से एक प्ले था बहुत मशहूर विजय तेंदुलकर का नाटक पंछी ऐसे आते हैं, मराठी में उसको बोलते हैं अशी पाखरे थी। वो नाटक उन्होंने डायरेक्ट किया था, उसमें हम लोग साथ में थे। और फिर उसके बाद वो साथ जो है वो जीवन का साथ बन गया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रीता जी। हर किसी को अभिनय में रुचि लेनी ही चाहिए। नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। आपने भी लंबे वक्त तक अभिनय करा और अब आप रंगमंच पर अभिनय भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप निर्देशन भी कर रहे हैं। जी जी। तो अंतिम जिज्ञासा की तरफ हम आते हैं कि आप अपने आप को एक अभिनेता के तौर पे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं या एक निर्देशक के तौर पे? निर्देशक, आजकल तो निर्देशक, उसकी वजह ये कि याद नहीं करना पड़ता। नहीं वो एक अलग है जी। क्या है कि जब निर्देशक होता है तो वो सारे किरदारों में अपने आप को देखता है, अपना रूप, क्योंकि वो हर किरदार को पॉलिश करता है। वो पूरी स्टोरी को जो है पूरा के सामने कहानी जो आपने बनाई है, आपने कहानी जो पढ़ी है, जो आपने डायरेक्ट करने के लिए सोचा है, उसको आप सामने घटते हुए देखते हैं जी। तो हर एक किरदार में अपने आप को देखते हैं और उसका आनंद अलग होता है। इसलिए मैं अपने जितने भी नाटक होते हैं, मैं आजकल जब शुरू हो जाता है नाटक तो मैं बाहर आके ऑडियंस में बैठ के अपना नाटक देखता हूँ, उसका आनंद लेता हूँ और हर बार आनंद लेता हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो ये एक है, एक्टिंग का भी अपना अलग मजा है, अभिनय का अलग मजा है। वो भी लेकिन मैंने बहुत दिनों से की नहीं एक्टिंग। मुझे लगता है थिएटर में एक लास्ट प्ले मेरा जो हुआ था वो एक उर्दू प्ले है हम लोगों का बहुत पुराना, वो किया था मैंने, उसमें अभिनय किया था और वो भी मजबूरी में किया था क्योंकि एक हमारे जो मित्र थे जो करते थे वो नहीं कर रहे थे तो मैं भी ये करना पड़ा। बहरहाल फिर भी मैंने किया, लेकिन हमारे जो बाकी को एक्ट्रेस थे उनको पसंद नहीं आया मेरी एक्टिंग। उन्होंने कहा कि नहीं वो पुराने वाले ज्यादा अच्छे थे। तो आप एक निर्देशक के तौर पर ही अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं सर? मैं मजा लेता हूँ हर चीज का आनंद लेता हूँ। तो दोस्तों, जश्न अल्फाज प्रस्तुत गुफ्तार श्रृंखला की इस कड़ी में इतना ही। मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आपने हमें अपना बेशकीमती समय दिया और मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़कर। जश्न अल्फाज की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे किसी एक अन्य हस्ती के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।